तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और आज का हम लोग का जिस का हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग का क्लास होने वाला है प्रजनन तंत्र से आगे। जो भी है इसके आगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र से आगे। कोशिश करेंगे कि आज ही इसको ख़त्म कर दें, मतलब आज ही ख़त्म कर दें। क्या आज ख़त्म होगा, या तो एक पार्ट में या दो पार्ट में। तो आइए, और हाँ, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या बुरा पढ़ाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कंटेंट को आपके अच्छा करूँगा, चीज़ों सही बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को जोड़ने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रजनन तंत्र। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई सजीव अपनी वंश वृद्धि करने के लिए अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप को प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। संपूर्ण जीव जगत में मुख्य दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में आते हैं वे जनन तंत्र मुख्यतः एक कोषीय जीवों और निम्न स्तरीय पादपों जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा, स्पंज आदि में। लैंगिक जनन के लिए एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जनन अंगों को आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन का प्रारंभ नर मादा और युग्मों को सम्मिलित से होता है। इसकी क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर और मादा क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन के उदाहरण जैसे कि मेढक करता है, उभयचर करते हैं, जीव करते हैं। आंतरिक निषेचन के उदाहरण मनुष्य करता है, कुत्ता करता है, मकड़ी करते हैं। मानव प्रजनन तंत्र। मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतु की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होती है। मनुष्य एक लिंगी जरायु प्राणी होता है। जरायु से अभिप्राय ऐसे जीवों से है जो जंतुओं को जन्म देते हैं, जिनमें अंडा का निषेचन फैलोपियन नली में होता है। अंडा का निषेचन किसमें होता है? फैलोपियन नली में होता है। यह भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। अगर मनुष्यों की बात करें तो सामान्यतः मादा में लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में, जबकि नर में लगभग 15 से 18 वर्ष की आयु में प्रजनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। प्रजनन अंगों के सक्रिय होने से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाते हैं, जैसे कि जनन अंगों पर बालों का आना, मादा के स्तन में वृद्धि और नर की दाढ़ी और मूछ आना। यह संकेत होता है। मादा प्रजनन तंत्र। मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र कई अंगों से मिलकर बनता है। यह नर जनन तंत्र की अपेक्षा कुछ जटिल होता है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय को मुख्य जनन अंग और शेष द्वितीय जनन अंग कहते हैं। इसमें निम्नलिखित जननांग सम्मिलित होते हैं: एक जोड़ी अंडाशय, वन पेयर ओवरी, और एक जोड़ी अंडावहीन, ए वन पेयर ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ओरेटस। योनि का आकार, विजाइनल ऑर्गन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो बीच वाला भाग होता है ये गर्भाशय होता है, ये अंडावाहिकाएं होता है, ये अंडाशय होता है यहाँ पे साइड में, और ये गर्भाशय नली है। अब एक बार देख लीजिए इसको। ओवरी, अंडाशय। देखिए मादा मादा में अंडाशय की एक जोड़ी होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर श्रेणी गुहा में स्थित होती है। प्रत्येक अंडाशय की आकृति अंडाकार ओवल में होता है। प्रत्येक अंडाशय में लगभग 4 सेंटीमीटर 4 सेमी लंबा और 2.5 सेमी चौड़ा और 1.5 सेमी मोटा होता है। अंडाशय पेरिटोनियन झिल्ली। पेरिटोनियन मेम्ब्रेन द्वारा उदर से जुड़ा होता है। इसका बाह्य स्तर एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। इसका बाह्य स्तर बना होता है एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, जिनमें जनन एपिथेलियम कहते हैं, जिसे जनन एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक हिस्सा जंतु तंतुओं और संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें संयुक्त रूप से स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु उत्पत्ति करना होता है। यह प्रक्रिया दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के माध्यम से नियंत्रित होता है। इसी कारण इन हार्मोन को नियंत्रण हार्मोन भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन है।
अंडावाहिनी, अंडावाहिनी में डिम्डवाहिनी कहा जाता है, अंडावाहिनी को डिम्डवाहिनी भी कहा जाता है। मादा में एक जोड़ी अंडावाहिनी नलिकाएं होती है, ये लगभग गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों पार्श्व में लगे होते हैं। प्रत्येक नलिका 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी नलिका का एक हिस्सा गर्भाशय से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा अंडाशय से उंगलियों के समान से जुड़ा होता है, उंगलियों के समान संरचना में जुड़ा होता है। इन उंगलियों के समान संरचनाओं को फ्रिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिम भी कहते हैं। अंडाशय द्वारा अंडे का उत्सर्जन करने के पश्चात इसमें फ्रिम भी द्वारा पकड़ लिया जाता है और बाद में अंडावाहिनी नलिका में पहुंचा दिया जाता है। अंडावाहिनी नलिका से गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। गर्भाशय अब देखते हैं, यूरेटस। गर्भाशय श्रेणी गुहा में स्थित एक नाशपाती के समान संरचना होती है। इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर से चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय का कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन के लिए उचित स्थान प्रदान करना है। उचित स्थान प्रदान करना है। इसके ऊपर के दोनों कोड़ों पर अंडावाहिनियां खुलती हैं और नीचे की ओर भाग संकरा होता है। यह संकरा भाग गर्भाशय में ग्रीवा कहलाता है और ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय के भीतर रिक्त स्थान होता है, इसमें भित्ति पेशियां होती है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकीय स्तर होता है, इसमें गर्भाशय का अंत स्तर या गर्भाशय काल कहते हैं। इसको अंत स्तर या गर्भाशय काल कहते हैं। योनि, वजाइना। योनि और योनि अंगों को सम्मिलित रूप को भग या वल्व कहते हैं। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह बाहर से अंदर की ओर गर्भाशय तक फैली होती है। गर्भाशय तक फैली होती है। आइए देखते हैं आगे। इसके सामने मूत्राशय और पिछले भाग में मलाशय स्थित होता है। इसकी दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र योनि द्वारा रूप से बाहर की ओर खुलता है और दूसरा सिरा भीतर की गर्भाशय ग्रीवा से जुड़ा रहता है। योनि की भित्ति में बार्थोलियन को ग्रंथियों बार्थोलियंस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो ग्रंथि से एक प्रकार का चिकना द्रव निकलता है। यह चिकना द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। कौन सा द्रव है? बार्थोलियंस द्रव है। योनि और मूत्रवाहिनियों के द्वार के ऊपर मटर के दाने के समान उभरी हुई संरचना होती है। इसके भग सिस्निका या भग्नाशा कहते हैं। इसे उत्तेजक अंग होता है। इसे संभोग के दौरान सुखानुभूति होती है और योनि का कार्य संभोग क्रिया के दौरान शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है अंडोत्सर्ग। अंडाणु के परिवर्तन के साथ साथ गर्भाशय में परिवर्तन होता है। परिवर्धन की क्रिया हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। 28 दिन के श्रुतवास चक्र के मानव अंडाशय के समान केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति होती है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निरुमुक्ति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जाता है। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है और 40 से 45 वर्ष तक उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल अवधि में गर्भाशय को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिन के समय अंतराल पर गर्भाशय के रक्त और आंतरिक दीवार पर श्लेष्म का स्राव होता है। सामान्यतः यह 3 से 5 दिनों तक रहता है, जो रोज धर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। इसको पीरियड्स जिसको आना कहते हैं। ऋतुस्राव होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है और अंडोत्सर्ग के दोनों अंडाणुओं की बारी बारी होती है और अंडोत्सर्ग के पश्चात यह अंडाणु अंडावाहिनियों में पहुंचता है। यहाँ अंडाणु 15 से 19वें दिन तक रहता है। इस अवधि के बीच यदि स्त्री संभोग करती है तो अंडाणु निषेध होकर गर्भाशय चला जाता है और वहां जाकर परिवर्धन करने लगता है, अन्यथा यह अगले ऋतुवास के दौरान बाहर निकल जाता है। लड़कियों के मासिक चक्र और ऋतुस्राव 12 से 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है। इसे रोज धर्म कहते हैं, रोज धर्म या पीरियड्स कहते हैं। अंडोत्सर्ग में पश्चात अंडाशय में पुटिका फॉलिकल का रंग पीला होता है, जिसे पुटिका के पित्त पिंड
कहते हैं, क्या कहते हैं, पित्त पिंड कहते हैं। पित्त पिंड का परिवर्तन का नियंत्रण हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के दौरान होता है। यह 25वें दिन के पश्चात इन हार्मोन का स्राव कम होने लगता है और 28वें दिन में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। प्रजनन तंत्र, एक मिनट रुक जाइए, ये लग रहा है कि ऐसा कट गया है। बुक लेना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइए, बस देखना पड़ेगा भाई। हाँ, तो यहाँ लिखा है मेल नर जनन तंत्र। नर में प्रजनन कोशिकाओं को उत्पादित करने वाले अंगों को प्रजनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचने के सहायक अंगों को संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित लैंगिक अंग और संबंधित अंग पाए जाते हैं। पहला है वृषण और वृषण कोश। वृषण और वृषण कोश। नेक्स्ट है अधिवृषण और शुक्रवाहिकाएं हैं। शुक्रवाहिकाएं हैं। ये नर प्रजनन तंत्र का दिया हुआ स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वृषण और वृषण कोश। वृषण में नर जनन ग्रंथियां होती हैं जो आकार में अंडाकार और संख्या में 2 होती हैं। वृषण त्वचा की थैलीनुमा संरचना में स्थित होती है जो शरीर के बाहर स्थित होती है। यह संरचना कोश कहलाती है। वृषण कोशिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के औसत तापमान से कम होना चाहिए। इसलिए वृषण उदार गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। कहाँ होता है? उदार गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, मतलब शरीर के बाहर। सामान्यतः एक वीर्य संकलन में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 2 से 20 लाख तक होती है। नर शुक्राणु में शुक्राणु लगभग 30 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि संभोग के पश्चात स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। वृषण से भरा हुआ द्रव्य वृषण द्रव्य कहलाता है। वृषण में प्रत्येक खंड शुक्र जनन नलिकाओं से भरा होता है। शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। ये नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं। सभी शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्र अपवाहिका का निर्माण करती हैं। शुक्र अपवाहिका मिलकर आंत में अधिवृषण वाहिनियां बनाती हैं जो वृषण से शुक्राणु कोशिकाएं अधिवृषण में चली जाती हैं। अब हम देखेंगे अधिवृषण। अधिवृषण 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिकाएं होती है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। इसका एक सिरा वृषण से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा छोर अधिवृषण की ओर शुक्र वाहिकाएं से बनता होता है। अधिवृषण शुक्राणु का संग्रह स्थल होता है जहां शुक्राणु परिपक्वता और सक्रियता प्राप्त करते हैं। शुक्र वाहिकाएं, यह एक पतली नलिका होती है। इसकी भित्तियां पेशियों से बना होता है और अधिवृषण शुक्राणु शुक्र वाहिकाओं में पहुंचते हैं इसके द्वारा। शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण से शुक्राणु से जुड़ी होती हैं और ये शुक्राणु के आगे की ओर गति करने में सहायक होते हैं। शुक्राशय, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। इसकी दीवारों में एक चिपचिपा द्रव्य निकलता है और ये द्रव्य शुक्राणु का पोषण करता है और वीर्य का अधिकांश भाग शुक्राशय द्वारा स्रावित द्रव्य से बनता है। अधिकांश भाग शुक्राशय द्वारा द्रव्य स्रावित से बनता है। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ कौन?
हेलो। हेलो। तो शुक्राशय आपस में मिलकर संयुक्त नली संकलन वाहिनी बनाते हैं जो पौरुष ग्रंथि से जुड़े हुए होते हैं, मूत्र मार्ग में खुलती है और शुक्राशय में शुक्राणुओं की मूत्र मार्ग तक पहुंचा देते हैं। शुक्राशय से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचा देते हैं। मूत्र मार्ग यह पेशीय नलिका जो सीक्शन पेनिस के शीर्ष पर खुलता है और इस रास्ते में शुक्राशय व संकलन नलिका मिलती है। यह नलिका मूत्र त्याग के अतिरिक्त वीर्य संकलन का भी कार्य करती है। दोनों कार्य एक ही करता है। शीशन पेनिस यह नर का बाह्य अंग होता है, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतकों से बना होता है। इसकी ऊपरी फुला हुआ भाग मुंड शीशन कहलाता है। यह एक अधिक अधिक संवेदनशील होता है और उद्दीप्त होकर संभोग करता है। नेक्स्ट इसका कार्य वीर्य को मादा जननांगों तक पहुंचाना है। इसका कार्य पौरुष ग्रंथि यह मूत्राशय संबंधित रहती है। आकार में गोल सुपारी के समान होती है। इसे पौरुष ग्रंथि में लगभग 2 दर्जन नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग में खुलती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स पौरुष ग्रंथि में एक प्रकार का द्रव्य स्रावित होता है जो पौरुष द्रव्य कहते हैं। यह शुक्राशय द्रव्य को विशिष्ट गंध प्रदान करता है। पौरुष द्रव्य या शुक्राशय द्रव्य के साथ मिलकर मूत्र मार्ग में खुलता है। वीर्य वीर्य शुक्राणुओं के शुक्राशय द्रव्य और पौरुष द्रव्य से मिलकर बनता है। नर में एक संकलन में 2.5 से 3.5 ml निकलता है जो प्रति ml वीर्य में लगभग 15 से 200 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। 15 मिलियन से 200 मिलियन तक शुक्राणु पाए जाते हैं प्रति ml वीर्य में। अब यहाँ पे हम देखेंगे शुक्र जनन और अंडाशय में समानता और भिन्नता। शुक्र जनन अंडाशय और शुक्र जनन और अंडाशय। देखिए अंडाजन, शुक्र जनन और अंडाजन। शुक्र जनन में गुणन वृद्धि और परिपक्व तीनों अवस्थाएं में होती है। अंडाजन क्रिया में शुक्र जनन के समान तीनों प्रावस्थाएं होती हैं। शुक्राणुओं का निर्माण जनन एपिथेलियम और कोशिकाओं से विभाजित होता है और अंडाणुओं का निर्माण भी जनन एपिथेलियम और कोशिकाओं से विभाजन होता है। शुक्र जनन में समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रावस्था में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और इनमें अंतिम उत्पादक नर युग्मक बनाते हैं। और अंड जनन में इनमें समसूत्र विभाजन द्वारा गुणन प्रावस्था में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इनमें अंतिम जनन मादा युग्मक बनाते हैं। शुक्र जनन देखिए, शुक्र जनन में क्रिया में कोई भी ध्रुव कोशिकाएं नहीं होती और अंड जनन में 2 या 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती है किंतु इनिशिएशन की क्रिया के भाग नहीं लेती। शुक्र जनन देखिए यह एक स्पर्मेटोसाइट के 4 शुक्राणुओं का निर्माण करता है और अंड जनन में यह उगोनिया में केवल एक अंडाणु का निर्माण करता है। शुक्र जनन में शुक्र जनन छोटे व सक्रिय होते हैं और अंड जनन जो होते हैं इसमें अंडाणु बड़ा और निष्क्रिय होता है। शुक्र जनन में होता है निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्र भाग कार्य लेता है और निषेचन की क्रिया में अंड जनन में संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। नेक्स्ट है मानव प्रजनन क्रिया। मानव की प्रजनन क्रिया में निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं: युग्मक प्रजनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास। युग्मक जनन देखिए, वृषण और अंडाशय में युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक प्रजनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण और अंडाशय की जन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। वृषण के अंडाणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन और अंडाणुओं में शुक्राणु का निर्माण अंडाणु जनन में कहलाता है। निषेचन देखिए, फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के आपस में मिलकर युग्मज या जायोड बनाकर निर्माण करते हैं। इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मनुष्य में अंतर निषेचन पाया था क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु के मध्य निषेचन मादा की अंडवाहिनी नलिकाओं में होता है। इस क्रिया में मादा युग्मक का संपूर्ण हिस्सा जबकि नर युग्मक का केवल एक केंद्र भाग लेता है। मादा युग्मक का संपूर्ण हिस्सा जबकि नर युग्मक का केवल एक केंद्र भाग लेता है। मानव का निषेचन भ्रूणीय विकास। निषेचन के पश्चात मानव युग्मज समसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा तेजी से विभाजित होने लगता है
अतः गर्भाशय में एक पूर्ण विकास विकसित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। निषेचन के पश्चात लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मज को भ्रूण तथा युग्मज में होने वाले क्रमीय विकास को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण के 5वें सप्ताह तक जीन एक मिनट भ्रूण के 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तर जैसे एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण होता है, जो आगे चलकर विभिन्न अंगों का परिवर्तित हो जाता है। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म आगे चलकर अंगों में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे माह में भ्रूण के कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। तीसरे माह में भ्रूण के कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। चौथे माह में भ्रूण के सिर में रोए, रोम और 5वें माह में आहार नाल, रुधिर व अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। छठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का आकार ले लेता है और 7वें माह में उसके सभी अंग कार्य करने लगते हैं। 8वें माह में भ्रूण के वसा का जमा होने लगता है और 9वें माह में भ्रूण जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। मनुष्य के गर्भकाल लगभग 280 दिनों तक रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण जरायु और निम्नयौन और अपराम के द्वारा होता है। लिंग हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स। मनुष्य में निम्नलिखित लिंग हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे FHS और LH, फॉलिक सब्समेटर हार्मोन्स और लैक्टेशन हार्मोन्स कहते हैं। टेस्टोन, पहला है टेस्टोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिंग हार्मोन। जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ मतलब 1-2 माह के अंदर निकलना स्टार्ट होता है रिलैक्सिंग हार्मोन्स। पहले देखेंगे FHS और LH हार्मोन्स। FSH शुक्राणु नलिकाओं में उत्पन्न करके और शुक्राणु का उत्पन्न करता है और LH हार्मोन लैंडिंग कोशिकाओं को उच्चित करके टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है और मादा में अंडोत्सर्ग बनाता है। टेस्टोस्टेरोन यह टेस्टोरॉइड प्रकृति का एंड्रोजन हार्मोन है। टेस्टोरॉइड प्रकृति का एंड्रोजन हार्मोन है। इसमें नर गौण लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन यह मादा और लिंग हार्मोन है जो मादा के गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण और ऋतुस्राव का निगमन करता है। प्रोजेस्टेरोन यह गर्भ हार्मोन है और यह गर्भाशय को बनाए रखता है, क्योंकि इसके कारण गर्भाशय पेशी संकुचन नहीं करती और शांत रहती है। इसका स्राव ऋतु चक्र, अंडोत्सर्ग और निषेचन के बाद रुक जाता है। रिलैक्सिन या प्रसव के दौरान या बच्चा पैदा होता है उसके दौरान गर्भनाल के स्रावित होता है या शिशु के जन्म में सहायक होता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। जंतुओं के शरीर में उपापचय के परिणाम स्वरूप O2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसा इसका शरीर के बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए वो 2 श्रेणियां देखते हैं कौन कौन सी 2 श्रेणियां में बांट दिया गया है। अपशिष्ट पदार्थ, अकार्बनिक अपशिष्ट। पहले अपशिष्ट पदार्थ, इसके 2 भाग होते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2 और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन और अमोनिया आते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग वक्र किडनी
जैसे मूत्र करता है, फेफड़ा लंग्स CO2 करता है, और यकृत अमोनिया यूरिया को अलग करता है, त्वचा पसीना निकालता है। वक्र निकालता है मूत्र, फेफड़ा निकालता है CO2, यकृत निकालता है अमोनिया यूरिया को, और त्वचा निकालता है पसीना को। उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर विभिन्न जंतुओं का वर्गीकरण। पहला है आपका ओमोनोलैटिक। ओमोनोलैटिक या मुख्य उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया जैसे कुछ मछलियों में और कुछ प्रोटोजोआ इत्यादि में होते हैं। उसके बाद है यूरिकोलैटिक या मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल, उदाहरण सरीसृप, कबूतर, छिपकली, तिलचट्टा, सांप, घिंगा, कीड़े, ये यूरिया निकालते हैं। यूरियोलैटिक के मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है मेढक, स्तनधारी और इत्यादि। हम लोग किसमें आते हैं? यूरियोटैलिक में आते हैं। अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक। नेक्स्ट है मनुष्य में उत्सर्जी अंग वक्र किडनी। वक्र मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को उत्सर्जित करता है। मनुष्य में वक्र सेम की बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग की होती है। वक्र क्या होती है? सेम की बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग की होती है। उदाहरण में कशेरुकी दंड के दोनों ओर एक एक वक्र स्थित होता है। वक्र की लंबाई से काटने पर यह दो भागों में बढ़ जाती है। बाहरी भाग कॉर्टलेस और भीतरी भाग मेडुला को कहते हैं। बाहरी भाग कॉर्टलेस और भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। वक्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अध्ययन और विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। दायां वक्र और बायां वक्र की अपेक्षा कुछ नीचे से होता है, जिसे दाएं वक्र के ऊपर यकृत की उपस्थिति कारण होता है। वयस्कों में प्रत्येक वक्र का लगभग 10 सेमी और लंबा 5 सेमी चौड़ा होता है, जिसका भार लगभग 160 ग्राम होता है। वक्र के बाहरी भाग उत्तल जबकि दक्षिणी भाग अवतल कहलाता है, अवतल होता है। आइए शुक्राणु नेफ्रॉन्स। मनुष्य के प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख लंबी निम्न आकार की तरह कुंडलित नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिन्हें वक्राणु कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉनों के द्वारा होता है। इन्हीं नेफ्रॉनों के द्वारा होता है। नेफ्रॉन, वक्र कणिका और नलिका है। वक्र कणिका देखिए, वक्र कणिका यहां देखते हैं। वक्र कणिका ग्लोमेरुल्स और बोमेन संपटू, ग्लोमेरुल्स और बोमेल संपटू नामक दो भागों से मिलकर बना होता है। यह धमनिका ग्लोमेरुल्स के रक्त में ले जाती है और वाहिकाएं धमनियां कहती हैं। यहाँ एक धमनिका ग्लोमेरुल्स से रक्त एकत्रित करके ले जाती है और उसके अपवाहनी धमनिका कहते हैं, उसे अपवाहनी धमनिका कहते हैं। नलिका वक्र में कॉर्टेक्स भाग के आकार का एक बड़ी वाहिनी खुलती है, जिसे संग्राहक वाहिनी कहते हैं। बोमेन संपुटों में एक नलिका निकलती है जो वक्र की पॉलिस नहीं है भाई, पेल्विस में प्रवेश करती है। इसके पश्चात नलिका में अंग्रेजी की यू आकार के एक लूप हैनल लूप बनती है। उत्सर्जन की कार्यकाई रासायनिक भाग और यांत्रिक भाग। रासायनिक भाग में अमीनो हरड़ आता है और ऑर्निथिन चक्र आता है, और यांत्रिक भाग में गुच्छियन निष्कंदन आता है और पुरावशोषण और स्त्रावण आता है। रासायनिक भाग डी एमिशन सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। इस क्रिया के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक प्रोटीन अमीनो अम्ल के अमीनो समूह महज NH2 के अलग कर देता है और अमीनो NH3 का निर्माण किया जाता है। ऑर्निथ चक्र को यूरिया चक्र और क्रेब्स चक्र, हैंसलेट चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र यकृत कोशिकाओं को पूर्ण करता है। यकृत कोशिकाओं को पूर्ण करता है।
इस चक्र के द्वारा रक्त में दो उत्सर्जन अमीनो अमोनिया या CO2 यकृत को अलग करता है। CO2 यकृत कोशिकाओं में अलग करता है। इस चक्र के दौरान रक्त में दो उत्सर्जन अमोनिया और CO2 यकृत कोशिकाओं को अलग करता है। यांत्रिक भाग, इसके अंतर्गत मूत्र मार्ग में कार्य विधि आती है और मूत्र का निर्माण तीन प्रमुख क्रिया सम्मिलित होती है। इसमें गुच्छीय निस्यंदन खाता है। वक्र द्वारा प्रति मिनट लगभग 1100 से 1200 ml तक रक्त निस्यंदन किया जाता है। नेक्स्ट है पुरावशोषण। सक्रिय पुरावशोषण द्वारा समस्त ग्लूकोज, अधिकांशतः अमीनो अम्ल, विटामिन सी, जल आदि को इस भाग में पुराव शोषित किया जाता है। जब रक्त में Na+ की सांद्रता कम हो जाती है तब रक्त दाब कम हो जाता है और तो वक्र में कोशिका गुच्छ में रेनिन एंजाइम स्रावित करती है। ADH ADH की अनुपस्थिति में जल का पुनरावशोषण कम हो जाता है, जिसमें मूत्र पतला हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति में मधुमेह या इंसिपिड्स कहा जाता है। स्रावण इसके मुख्य पदार्थों में K+, H+, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि में निस्यंदन को छोड़कर दिए जाते हैं। मूत्र नेफ्रॉन में रुधिर को छानकर आए जल को शेष उत्सर्जित पदार्थों को मिश्रण से मूत्र कहते हैं। पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मूत्र की संरचना देखिए। संगठक इसके होते हैं 95% जल, 2% लवण, 2.2% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम नामक वर्णन के कारण होता है। एग्जाम में ये आता है। इसका मूत्र का pH मान 6 होता है, अम्लीय होता है और इसकी मात्रा स्वस्थ व्यक्ति में 1 से 2 लीटर प्रतिदिन निकलती है और गंध तीक्ष्ण गंध होती है। मुख्य कारण जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया को परिवर्तन के कारण तीक्ष्ण गंध होता है, तीखा गंध होता है इसका। रक्त अपहरण और या होमोडायलिसिस, वक्त द्वारा सामान्य कार्य न करने और हीमोडायलिसिस द्वारा उपचार किया जाता है। हीमोडायलिसिस यूरेनिका रोगों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा वरदान है। वक्र प्रत्यारोपण, वक्र क्रियाहीनता को दूर करने के अंतिम उपाय वक्र प्रत्यारोपण कहता है। वक्रों में पथरी, किडनी स्टोन और यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सलेट का कैल्शियम फॉस्फेट की कारण बनती है। नोट, विटामिन सी मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। विटामिन सी मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। सभी कोशिकीय जंतु में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वक्र होती है, किंतु जंतुओं में वक्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य अंग भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं। आइए देखते हैं अंग और उत्सर्जित पदार्थ। त्वचा में तेल ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियां होती हैं। इसमें उत्सर्जित पदार्थ होता है एस्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, पसीने में यूरिक और सोडियम क्लोराइड, जल, लैक्टिक अम्ल आदि का। फेफड़े CO2 और जलवाष्प। यकृत, लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल, पित्तवड़क और पित्तवड़क में लिब्रोलिन उपस्थित होते हैं। आंत कैल्शियम और धातु के लवण। पिलिया, अस्थि मज्जा, प्लीहा आदि अंगों में लाल रक्त कणिकाओं का विखंडन की दर बढ़ जाने से बड़ी संख्या में यकृत कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त हो जाने पर यकृत कोशिकाओं के रक्त में बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती और बिलिरुबिन पीले रंग का रक्त में माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इस रोग को पीलिया रोग कहते हैं। बिलिरुबिन नामक वड़क लाल रक्त कणिकाओं के विखंडन के परिणाम स्वरूप बनता है। अब यहां से हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या देखेंगे? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का अर्थ है एक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना। शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही रक्त परिसंचरण कहलाता है। रक्त परिसंचरण कहलाता है। जीवों में शरीर के विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे हार्मोन्स, उत्सर्जित पदार्थों परिवहन के लिए अंग समूह पाया जाता है। इसमें परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में कार्डियो वैस्कुलर तंत्र भी कहते हैं। कार्डिया हार्ट और वैस्कुलर को वेसल्स कहते हैं। शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। परिसंचरण पथ दो तरह के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र ये कोशिका तंतु अनुपस्थित होता है। इसमें रक्त को शरीर गुहा में पंप किया करता है खुला परिसंचरण तंत्र।
इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंग ऊतकों को संपर्क रहता है, जैसे कि टिड्डा, कॉकरोच में और झींगा में, मकड़ी में, बिच्छू में, घेंगा में। इसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र, कोशिका तंत्र उपस्थित होता है। रक्त में हृदय द्वारा कोशिकाओं का माध्यम से पंप किया जाता है। रक्त ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं रहता, जैसे मनुष्य, केंचुआ, जानवर, पक्षी इत्यादि। मनुष्य, केंचुआ, जानवर, पक्षी इत्यादि बंद परिसंचरण तंत्र रहता है इनमें। नेक्स्ट है, जंतु में प्रभावित द्रव्य के आधार पर परिसंचरण तंत्र के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जल परिसंचरण तंत्र। जल परिसंचरण तंत्र में इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जंतुओं के शरीर में रक्त की जगह जल का परिवहन होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जंतुओं के शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रुधिर परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण के मुख्यतः भाग निम्नलिखित है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसमें हृदय काम करता है, धमनी तंत्र काम करती है, लसिका तंत्र काम करती है, लिम्फेटिक सिस्टम में और रक्त करता है, और वेंस सिस्टम, शिरा तंत्र काम करता है। हम लोग पहले देखेंगे ब्लड। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसके माध्यम से शरीर में पोषक पदार्थ जैसे गैस, हार्मोन आदि शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ब्लड। हृदय एक पेशी संरचना है जो केंद्रीय पंपिंग अंग की तरह कार्य करता है। मछलियों में हृदय की दो कक्षीय, एक आलिंद और एक निलय, जबकि उभयचर सरीसृप में तीन कक्षीय, दो आलिंद और एक निलय होता है। अपवाद, मगरमच्छ में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। एग्जाम में आता है मगरमच्छ में कितने हृदय कक्षीय पाए जाते हैं, तो चार पाया जाता है। पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय पूर्णतः चार कक्षीय तथा दो आलिंद और दो निलय होता है। पक्षियों तथा स्तनधारियों में पूर्णतः चार होते हैं, दो आलिंद और दो निलय होते हैं। नेक्स्ट है, ये रहा मनुष्य हृदय। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मनुष्य का हृदय लगभग 12 सेमी और लंबा 9 सेमी और चौड़ा 2 सेमी चौड़ा और 30 ग्राम भार के शंक्वाकार आकार का होता है, जो वक्ष गुहा की पसलियों में स्थित फेफड़े के बीच स्थित होता है। फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच पेरिकार्डियम द्रव्य बढ़ाता है। यह द्रव्य बाहरी आघातों में हृदय की रक्षा करता है। मानव हृदय चार कोशों में विभाजित होता है। ऊपरी पतली कोश दीवारों द्वारा दो आलिंद, निचली कोश मोटी कोश दीवारों द्वारा दो निलय होती हैं। आलिंद दो होते हैं, बायां आलिंद और दायां आलिंद। आलिंद के दो निले होते हैं, दायां आलिंद और बायां निले। दायां निले और बायां निले। आलिंद दो होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। आलिंद के दो निले होते हैं, दायां निले और बायां निले। ठीक है। प्रत्येक आलिंद उसके नीचे के नीले के बीच एक छिद्र होता है, जिसमें आलिंद कपाट कहते हैं, जो बंद और खुलता रहता है। इस कपाट केवल नीले की ओर खुलता है, अतः रुधिर का बहाव एक दिशीय होता है। भ्रूण अवस्था में हृदय के अंतराल लिंब भित्ति एक छिद्र पाया जाता है, जिसे फोरामेन ओवल कहते हैं। वयस्कों में यह छिद्र बंद होकर केवल एक अवशेष रूप में होता है, जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। यह छिद्र बंद होता है वयस्कों में। कुछ शिशुओं में छिद्र जन्म के बाद पूर्णतः ही बंद नहीं होता। ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है। ब्लू बेबी कहा जाता है। रक्त में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जो मुझे हुआ था बचपन में। मतलब बोलते हैं, मुझे तो याद नहीं। बायां आलिंद बायां नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक द्विकपाटीय वॉल्व पाया जाता है, जिसे
मिट्र वॉल्व कहते हैं। दायां नीले और दाएं नीले में एक छिद्र दायां नीले और नीले छिद्र द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक त्रिकपाटीय वॉल्व पाया जाता है। बायां नीले और 4 फुसफुस वाहिकाओं द्वारा फेफड़े से शुद्ध रक्त ग्रहण करता है। बायां नीले के अगले भाग से महाधमनी निकलती है जो शरीर के अन्य सभी भाग फेफड़ों को छोड़कर उदीप को ले जाती है। महाधमनी के उद्गम वाले स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वॉल्व होते हैं जो शरीर को नीले से महाधमनी के में आने तो देते हैं किंतु वापस नहीं जाने देते। दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिरा और एक पश्चिम महाशिरा खुलता है जो शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त लाकर दाएं नीले तक पहुंचाता है। अग्र महाशिरा से खुलने के स्थान में बीच एक गांठ जैसी संरचना साइनो एट्रियल गांठ पाई जाती है। दाएं आलिंद नीले वॉल्व के पास एक अन्य गांठ पाई जाती है। हृदय में रुधिर परिसंचरण तंत्र के मार्ग। देखिए, पहले आता है फेफड़ा। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त आता है और फेफड़े से शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वहां से आता है और पल्मोनरी शिराएं शुद्ध रख जाता है। फिर बाएं आलिंद में जाता है, फिर उसके बाद से बाएं नीले में जाता है, उसके बाद से सेमेटिक महाधमनी में निकलता है और महाधमनी से फिर धमनी में जाता है। शुद्ध रक्त समस्त शरीर में फिर फैलता है शुद्ध रक्त, और फिर समस्त शरीर में जहां से अशुद्ध CO2 के साथ निकलता है अशुद्ध रक्त, फिर हो जाता है सिराओं में। सिराओं में से वो फिर जाता है कहाँ पे, अग्र व पश्चिम महाशिराएं में, फिर दाएं आलिंद में घुस जाता है और दाएं आलिंद से फिर घुसता है बाएं नीले में, और नीले के बाद पल्मोनरी महाधमनी में और फिर फेफड़े में चल जाता है अशुद्ध, फिर वहां से शुद्ध होता है और ये चक्र चलती रहती है ऐसे ही। आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो समझ में आएगा आपको, एक बार ध्यान देंगे तो। हृदय में कार्य करने की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था प्रकुचन, और जिसमें आलिंद व नीले सुकड़ते हैं, जबकि द्वितीय अवस्था में अनुशीतलन, जिसमें नीले फैलते हैं और आलिंद पर दिए गए रक्त से भर जाते हैं, फैलने पर रक्त से भर जाते हैं, और प्रक्षण होते हैं तो फिर वो सिराओं में घुस जाते हैं। हृदय धड़कन का नियम। समानतः एक स्वस्थ हृदय या स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार, औसतन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय को रक्त पहुंचाने के कार्य करोनरी धमनी कहती है। हृदय में विद्युत रासायनिक आवेग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मापा जाता है। ECG से बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मापा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित को थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन की भूमिका होती है। थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन की भूमिका होती है। हृदय धड़कन पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा निर्मित होता है। हृदय धड़कन का नियंत्रण एक पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लंगेटा के हृदय केंद्र द्वारा होता है। हृदय केंद्र द्वारा होता है। नवजात शिशुओं में हृदय धड़कनों की दर 200 से 150 प्रति स्पंदन दर प्रति मिनट होती है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। रक्त में उच्च सोडियम और पोटेशियम आयन Na+ और K+ सांद्रता हृदय की धड़कन को धीमी कर देते हैं। रक्त में उच्च कैल्शियम आयन Ca+ सांद्रता ताप, बुखार, व्यायाम, डर, अवसाद आदि हृदय की रक्तचाप का धड़कन बढ़ा देते हैं, रक्तदाब और धड़कन बढ़ा देते हैं। वह उपकरण जो चिकित्सकों द्वारा हृदय की आवाज सुनने के लिए उपयोग किया जाता है वो है स्टेथोस्कोप कहलाता है। कहता है स्टेथोस्कोप कहलाता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो नेक्स्ट है रक्तदाब, रक्तचाप। रुधिर दाब में समानता उल्टी बाह की धमनी द्वारा मापी जाती है। उल्टी बाह में मापी जाती है, मतलब बाएं में, ऐसा बोलते हैं। वह उपकरण की रुधिर दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे स्टेगनोमेनोमीटर कहते हैं। समानता स्वस्थ व्यक्ति की रुधिर दाब 112/80 mmHg होता है। प्रकुंचन आपका कौन चाहिए? 120, 112 नहीं भाई, 120 है, माफ कीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ जो था वो 120 था, 112 मैंने बोल दिया, 120 120/80 में आना पड़ता है।
मतलब 80 से नीचे नहीं होना चाहिए, 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 112। और अनुशीतलन होता है 80। और नाड़ी की गति होती है 70 से 90 बीट प्रति मिनट समान। प्रकुंचन होता है 120 mm, अनुशीलन होता है 180। और नाड़ी गति 40 नाड़ी दाब होता है। समान से उच्च रुधिर दाब होता है हाइपरटेंशन। अगर सामान्य से 120 से ऊपर है तो हाइपरटेंशन करेंगे, और सामान्य से निम्न है तो हाइपोटेंशन कहेंगे। हाइपरटेंशन होता है 120 से ऊपर, और हाइपरटेंशन होता है 120 से ऊपर, और हाइपोटेंशन 120 से नीचे, 80 से नीचे। धमनी तंत्र, वे रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग धमनी तंत्र कहते हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शरीर की सभी धमनियों को शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शरीर की सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, जिसे सर खान सर बोलते हैं ओरेटा, मतलब काटो उसी को कचकचा के। सिरा तंत्र, सिराएं विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक ले जाती हैं। पल्मोनरी सिरा एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। लसिका देखिए, लसिका कोशिका के चारों तरफ एक द्रव्य पाया जाता है जिसमें ऊतक द्रव्य कहते हैं। रुधिर कोशिकाओं में पोषक पदार्थ इसी द्रव्य में विकसित होते हैं तथा ऊतक द्रव्य से कोशिकाओं पहुंचते हैं। कोशिकाओं द्वारा भी इसे क्रम को रुधिर वाहिकाओं में पहुंचाता है। वाहिनियों में इस द्रव्य को एकत्रित होते ही लसिका कहते हैं। लिम्फो या लिम्फोसाइट। लसिका, लसिका एक तरल पदार्थ है जो शरीर की लसिका तंत्र से होकर बहता है। यह एक रंगहीन द्रव्य है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। लसिका कोशिकाएं, कार्टिलेज और स्पाइनल कार्ड और मस्तिष्क में नहीं पाई जाती। लसिका वाहिनियां कहीं कहीं फूलकर गांठें बनाती है, जो इन्हें लसिका गांठें कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका गांठें कहते हैं। लसिका गांठे में लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लसिका गांठें प्लिहा, थाइमस लिम्फोसाइट निर्माण करती हैं, जो बाहरी पदार्थ जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है। बाहरी पदार्थ जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती हैं। ठीक है। रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर देखिए, रुधिर आरबीसी में उपलब्ध होता है, डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है, परंतु कम मात्रा में। न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत अधिक होती है रुधिर में, और रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होता है, नहीं होता। डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है लसिका में, और लिम्फोसाइट की संख्या बहुत अधिक होती है। और लसिका छना हुआ रुधिर है। क्या छना हुआ रुधिर है? नोट, विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में किया था। 1967 में किया था। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र, जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा कंकाल तंत्र। और वहां से हम लोग को लास्ट तक जाना है, जो आपको लास्ट तक हम लोग पहुंचा ही देंगे जल्दी। कितना रह गया? 10 रह गया, 10 पेज और रह गया, और एक पार्ट लास्ट बनेगा हम लोग का। तब तक ये थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना करेंगे, परिवार और ख्याल रखिए, खास करके अपने परिवार और ख्याल रखिए। मुझे पता है कई जगह गड़बड़ हुआ है, तो बस आज के लिए इतना ही। और जहाँ भी गड़बड़ हुआ है या फिर ऐसा लग रहा हो कि नहीं यहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए सॉरी। हालांकि मैं एक एक पॉइंट कोशिश करता हूँ कि मैं एक एक पॉइंट आपको समझा दूँ या बता दूँ। तो बस इसको हम लोग ख़त्म करने का लक्ष्य जो है 2 मंथ्स में, और वो ख़त्म ही कर देंगे हम लोग। एग्जाम से पहले तो ख़त्म कर देंगे, पेट के एग्जाम से पहले। पेट के एसएससी जो भी एग्जाम है, एसएससी का तो अभी ये बवाल चल रहा है। आज आप लोगों को याद है ना, वो थाली चम्मच बजाना है आदित्य रंजन सर के कहने पर, और बजाइए भाई। मैं तो कहता हूँ कि अपने हक के लिए बजाना बिल्कुल है, चाहे वो सरकार का बजाना हो या लोगों को बजाना हो या किसी कान के नीचे बजाना हो, बजाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि भाई इतनी मेहनत, दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के, दिन सुबह से लेकर शाम तक, मतलब एक कंपटीशन वाले बच्चे के लाइफ में और कुछ होता ही नहीं है। सही बताऊं तो ना उसकी कोई फैमिली है, मतलब है लेकिन नाम आते के भाई, मन ही नहीं करता उनके सामने या उनसे आंखें मिलाने की, या फिर उनसे एक खुल के बात करने की। क्योंकि भाई खुद पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई तुम अभी कर क्या रहे हो, या तुम अभी क्या किए हो अभी तक। ना दोस्त रह जाते हैं, ना यार रह जाता कोई, सब कुछ छूट जाता है। कंपटीशन लाइफ तो एक ऐसी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन कंपटीशन लाइफ एक ऐसी चीज़ है
कि भाई ये सब कुछ छीन लेता है तुमसे, कि भाई अगर तुम यहाँ डेडिकेटेड हो तो यहीं रहो सिर्फ, और तुम्हारी खुशियाँ सब कुछ, मतलब कि जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक सब कुछ छीन लेता है। तो भाई अगर तुम्हारा वो हक कोई छीने जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें भी उसका सब कुछ छीनने का हक है, सरकार बदलने का हक है। समझ रहे हो? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।